हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी जो पढ़ रहे हैं 12th क्लास की, उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमने जो मानव विकास वाला पढ़ रहे थे उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो है इसका। मानव विकास के बारे में मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था कि मानव विकास क्या होता है, हमने इसमें क्या क्या पढ़ा अभी तक, उसके बारे में बातचीत करते हैं। आज के इस वीडियो में पढ़ाने से पहले मैं पिछले वीडियो का कुछ रिविजन करवाता हूँ आपको, उसको सुनना 4-5 मिनट में हो जाएगा। वो पहले वाले वीडियो में मैंने वृद्धि और विकास के बारे में आपको बताया था कि वृद्धि और विकास के अंतर्गत क्या अंतर होता है, इन पे कंपैरिजन बताया था। तो उसमें कंपैरिजन क्या है, इसके बारे में दोनों में अंतर बताया था आपको मैंने कि वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है। मैंने बताया था वृद्धि मात्रात्मक होती है, विकास क्या होता है, गुणात्मक होता है। वृद्धि निरपेक्ष होती है जबकि विकास क्या होता है, सापेक्ष होता है। वृद्धि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकती है जबकि विकास क्या हो सकता है, सकारात्मक होता है। विकास तब तक नहीं हो सकता जबकि वर्तमान दशाओं में वृद्धि ना हो, ये मैंने बताया था। उसके बाद मैंने बताया कि प्रारंभिक दशकों में किसी भी देश को विकासशील देश या विकसित देश तब माना जाता था, इन्हें आर्थिक वृद्धि के रूप में मापा जाता था। यानी जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी ज्यादा बड़ी होगी वो देश उतना ही ज्यादा क्या माना जाता था, विकसित माना जाता था। फिर उसके बाद में मैंने मानव विकास की अवधारणा के बारे में आपको बताया था। मैंने कहा मानव विकास की अवधारणा डॉक्टर महबूब उल हक साहब ने दी थी, जो कहां के निवासी थे, पाकिस्तान से 1990 में। उन्होंने कहा था कि मानव का विकास तभी हो सकता है जब मानव के विकल्पों में क्या होगी, वृद्धि। जब मानव के विकल्पों में वृद्धि होगी तो वो दीर्घ जीवन और सार्थक जीवन आसानी से जी सकता है। इसके अलावा प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने भी मानव विकास के बारे में कहा था कि मानव की स्वतंत्रता में क्या होनी चाहिए, वृद्धि। इसकी वजह से क्या हो सकता है, मानव का विकास हो सकता है। इसके अलावा मैंने मानव विकास के महत्वपूर्ण 3 पक्ष बताए थे। कौन कौन से बताए थे, एक तो शिक्षा बताया था, स्वास्थ्य बताया था और संसाधनों तक पहुंच के बारे में बताया था। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम मानव विकास के स्तंभ के बारे में आज अध्ययन करेंगे कि मानव विकास के महत्वपूर्ण क्या है, स्तंभ होता है। देखो, जिस प्रकार से हमारा जैसे मानव जैसे मकान होता है, क्या होता है, मकान पिलर पर टिका होता है, किस पर, स्तंभ पर टिका होता है। इसी प्रकार से एक मानव के विकास करने के लिए कितने 4 स्तंभ की आवश्यकता होती है। सबसे पहला स्तंभ होता है क्षमता, ध्यान रखना। दूसरा होता है सतत पोषणीय, सतत पोषणीयता। तीसरा होता है सशक्तिकरण, तीसरा सशक्तिकरण। चौथा होता है उत्पादकता। यानी मानव विकास के लिए इन चारों स्तंभों का होना बहुत ही आवश्यक है। कौन सा है, क्षमता है, सतत पोषणीयता है, सशक्तिकरण है, इसके अलावा चौथा कौन सा हो गया, उत्पादकता हो गया। इन चारों के बारे में आज हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। मैं आपको बताता हूं सबसे पहले क्षमता के बारे में। देखो, क्षमता क्या होता है, क्षमता का मतलब होता है सभी लोगों को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना। मेरा कहने का तात्पर्य क्या होता है कि हमारे पास जितनी भी अवसर है उन सभी को किसी भी जाति, लिंग, धर्म, आय के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव न करके क्या करना चाहिए, हमें लोगों का कल्याण करना चाहिए, वो लोगों का विकास करना चाहिए, मानव की विकास करना चाहिए, किसी भी प्रकार का भेदभाव करे बिना। आपको पता है भारतीय संविधान में भी इसका उल्लेख किया गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होने चाहिए। जब समानता की बात करें, आगे हम इनके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। अगला है सतत पोषणीय विकास, यानी अवसर की उपलब्धता में निरंतरता होना। सतत पोषणीय उत्पादकता यानी लोगों की कार्य क्षमता को बढ़ाना। इसके अलावा सशक्तिकरण यानी अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना, क्या कहलाता है, सशक्तिकरण कहलाता है। इन चारों के बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे इसी वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं क्षमता के बारे में। सबसे पहले क्षमता, इक्वलिटी, समानता की बात कर रहे हैं। तो आप देखना समता से, यानी इसमें क्या लिखोगे आप, ध्यान रखना कि सभी लोगों को उपलब्ध अवसरों के लिए सभी लोगों को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना,
कैनिक व्यवस्था करना। आगे अवसरों की उपलब्धता, नेक्स्ट पॉइंट लिखना आपको, अवसरों की उपलब्धता। अवसरों की उपलब्धता में जाति, धर्म व आय में जाति, धर्म व आय, अवसरों की उपलब्धता में जाति, धर्म व आय के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जैसे देखो इसका मतलब क्या होता है, अब देखो क्या लिखा हुआ है कि सभी लोगों को उपलब्ध अवसरों के लिए सम्मान पहुंच की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी उनके पास जितने भी अवसर है वो सभी के साथ क्या होने चाहिए, सम्मान होने चाहिए। उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे जाति के आधार पर हो सकता है, धर्म के आधार पर हो सकता है, आय के आधार पर हो सकता है, बहुत चीजों के आधार पर हो सकता है। जैसे मैं बताऊं, एक वर्ग विशेष के आधार पर हो सकता है, धर्म विशेष के आधार पर हो सकता है, जाति के आधार पर हो सकता है, क्या हो सकता है, भेदभाव हो सकता है। तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी व्यक्ति के साथ। अगर किसी भी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, आय के आधार पर भेदभाव हो रहा है ना, तो उस व्यक्ति को ढंग से सुनना, अगर किसी भी व्यक्ति को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर और आय के आधार पर भेदभाव हो रहा है ना, तो वो व्यक्ति, उस व्यक्ति का क्या हो जाएगा, विकास अवरुद्ध हो जाएगा। समता या समानता का अधिकार किसी भी व्यक्ति को तभी प्राप्त हो सकता है जब उस व्यक्ति के पास क्या हो, शिक्षा हो। शिक्षा से व्यक्ति किसी भी प्रकार की यानी सब चीजों को हासिल कर सकता है। ये मानव विकास के लिए एक महत्वपूर्ण, ध्यान रखना, शिक्षा मानव विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम आगे इसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखो क्या समता, फिर देख लेना, सभी लोगों को उपलब्ध अवसर के लिए सम्मान पहुंच की व्यवस्था है, होनी चाहिए। ध्यान रखना इसके अंदर व्यवस्था करना है, ध्यान रखना, यहां लिखना है व्यवस्था करना है। और अवसरों की उपलब्धता में जाति, धर्म और आय के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे आय के आधार पर कोई व्यक्ति अमीर है, कोई व्यक्ति गरीब है, उनके साथ इस आधार पर भेदभाव भी नहीं होना चाहिए। सभी के साथ सभी को समानता का अधिकार होना चाहिए। तो पहला ये हो गया। अगर आप इसमें कुछ लिखना चाहते हो, जैसे लिख सकते हो उदाहरण के तौर पर, जैसे एक सर्वे में स्कूल में ड्रॉप आउट जितने भी बच्चों की संख्या है उनके वर्गों का पता लगाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा से वंचित बच्चों के विकल्प क्या हो जाते हैं, सीमित हो जाते हैं। देखो समझना इस चीज को, क्या कहना चाहते हैं। मान लेना एक सर्वे करवाया है स्कूल में, क्या करवाया है, सर्वे करवाया है। तो स्कूल में सर्वे कराया है और देखा है कि स्कूल को छोड़ने वाले, ड्रॉप करने वाले बच्चों की संख्या है, क्या है, वो किन वर्गों की है, वर्ग, या हम कह सकते हैं लिंग क्या है, वर्गों की है। तो उनको पता लगाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा से वंचित बच्चों का क्या विकल्प क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, सीमित हो जाते हैं। तो ये बात आप लिख लेना, उदाहरण के तौर पर लिखो। तो जैसे मैं समझा रहा हूं, मान लेना लिंग के आधार पर या वर्ग के आधार पर कौन सी बालिका शिक्षा, कौन सी शिक्षा, बालिका शिक्षा। अगर बालिका शिक्षा, ध्यान रखना यहां पर मैं जो बात लिख रहा हूं, कौन सी शिक्षा, बालिका शिक्षा, बालिकाओं को शिक्षा दी जा रही है तो उसके विकल्प क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अगर बालिकाओं को शिक्षा नहीं दी है तो उसके विकल्प क्या हो जाएंगे, सीमित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, उसके विकल्प सीमित हो जाएंगे। जैसे आपको पता होना चाहिए, जैसे बहुत सारे वर्ग विशेष में हम बात करें तो स्त्री शिक्षा को अभी वर्तमान में अच्छी स्थिति चल रही है, लेकिन पहले क्या हुआ था, स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। 8वीं पास, 10वीं पास या 12th पास करने के बाद उनको क्या हो जाते हैं, बंद कर देते, स्कूल भेजना बंद कर देते। जब स्कूल भेजना बंद कर देंगे तो उसके विकल्प क्या हो जाएंगे, सीमित हो जाएंगे। दूसरी अपेक्षा, जैसे मान लेना ए लड़की अनपढ़ है, बी लड़की 12th पास आउट है, तो 12th पास आउट बच्ची के लिए, बालिका के पास विकल्प क्या हो जाएंगे, अधिक हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें शिक्षा ग्रहण कर ली। शिक्षा ग्रहण कर ली तो उसके विकल्पों में क्या हो जाएगी, वृद्धि। अगर इसी आधार पर कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति ने स्कूल, किसी वर्ग विशेष के बालकों ने स्कूल छोड़ दिया है तो वो वर्ग पिछड़ा हो जाएगा। किसकी, शिक्षा की वजह से। शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है किसी भी व्यक्ति को सशक्त बनाने के लिए। तो ये ध्यान रखना, समता पहला।
समता। दूसरा है अपने सतत पोषणीय। दूसरा क्या है? सतत पोषणीयता है। देखो सतत पोषणीयता मतलब क्या होता है? सतत पोषणीय आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पहले से ही पढ़ा होगा, सतत पोषणीय विकास के बारे में, कि सतत पोषणीय किसे कि अपने अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता होनी चाहिए। जैसे हमारे पास वर्तमान में है, उसी प्रकार से भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के पास भी अवसर होने चाहिए। किसके पास है? भविष्य के आने वाली पीढ़ियों के पास भी होनी चाहिए अवसर। तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमें संसाधनों का अच्छी प्रकार से क्या करें? उपयोग करें, उनका दुरुपयोग ना करें। अगर हम संसाधनों का दुरुपयोग कर देंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए वो क्या हो जाएंगे? कम पड़ जाएंगे। तो उनके क्या हो जाएंगे? अधिकार, इनके जो विकल्प क्या हो जाएंगे? वो सीमित हो जाएंगे। उनके दूसरे विकल्प ढूंढने पड़ेंगे उसकी अपेक्षा। तो कहने का मतलब क्या होता है कि सतत पोषणीय का मतलब होता है कि वर्तमान समय में अपने विकास को निरंतर कंटिन्यू रखना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों का भी विकास को ध्यान में रखकर उनके संसाधनों का क्या करना चाहिए? संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। तो आपको इसमें क्या लिखना है? देखो, अवसर की उपलब्धता, अवसर की उपलब्धता में निरंतरता, अवसर की उपलब्धता में निरंतरता, अवसर की उपलब्धता में निरंतरता होनी चाहिए। ये बात याद रखना। यानी हमारे पास जो भी अवसर है उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए, उपलब्धता। ये नहीं कि वर्तमान पीढ़ी के पास अवसर उपलब्ध है और आने वाली पीढ़ियों के अवसरों की क्या हो? अवहेलना हो। इसका मतलब है प्रत्येक पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि ध्यान रखना, प्रत्येक पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि वो अपने संसाधनों प्रत्येक पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि वह अपने संसाधनों को, किनको? संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग करे कि आने वाली पीढ़ी यानी भविष्य की बात कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को समान अवसर मिले, आने वाली पीढ़ी को क्या मिले? समान अवसर। अब कह सकते हैं जैसे मान लेना कोई भी चीज, जैसे वर्तमान में हम बालिका शिक्षा पर अगर ध्यान दिया जाता है तो आने वाली पीढ़ी में बालिका शिक्षा पर ज्यादा, अभी वर्तमान में बढ़ावा देंगे तो आने वाली पीढ़ी में और भी ज्यादा इसका क्या हो जाएगा? विकास। यानी कंटिन्यूटी रहनी चाहिए किसमें? विकास के अंतर्गत। किसमें? सतत पोषणीयता का मतलब होता है कि अवसरों में क्या होनी चाहिए? निरंतरता होनी है। जैसे बालिका शिक्षा को हमें बढ़ावा देना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, ये ध्यान रखना थोड़ा। अगला है उत्पादकता। तीन नंबर है उत्पादकता। तीसरा स्तंभ कौन सा है? उत्पादकता, यानी लोगों की कार्य क्षमता को बढ़ाना, लोगों की कार्य क्षमता को बढ़ाना, लोगों की कार्य क्षमता को बढ़ाना। यानी किसी देश के लोगों, किसी देश के लोग ही उसके या उनके वास्तविक धन, लोग उनके वास्तविक धन होते हैं
होते हैं। इसीलिए इसीलिए अच्छी शिक्षा व स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा व अच्छी शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं से उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाना, उनकी किसकी कार्य क्षमता को बढ़ानी चाहिए होती है। इसका मतलब क्या होता है कि हमें उत्पादकता का मतलब है कि लोगों की कार्य क्षमता को क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, यानी लोगों की कार्य क्षमता को बढ़ाना चाहिए। अब लोगों की कार्य क्षमता तभी बढ़ सकती है जब लोगों का व्यक्तिगत क्या हो, स्वास्थ्य अच्छा हो और उसे क्या मिले, प्रॉपर शिक्षा मिले। मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लेना एक व्यक्ति है, उसने उच्च शिक्षा ग्रहण कर ली, उच्च शिक्षा ग्रहण कर ली, शिक्षा ग्रहण करने के बाद में उसने क्या दिया, नीट, और वो क्या बन गए, डॉक्टर बन गए। क्या बन गए वो, डॉक्टर। तो उसकी उत्पादकता क्षमता तो बढ़ी है ना, कि वो उसके अधिकार क्या हो गए, विकल्प उसमें क्या हो गए, अधिक हो गए, और वो क्या नीट क्लियर करके क्या बन गई, वो डॉक्टर बन गई। लोगों का स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे, खुद का भी रखेंगे, क्योंकि और वो लोगों की देश के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अगर वो व्यक्ति शिक्षा, अगर ये बालिका या लड़का या लड़की शिक्षा प्राप्त नहीं करती तो क्या वो डॉक्टर बन सकती है, उसके अधिकार सीमित हो जाते, उसके कार्य करने की क्षमता क्या हो जाती, कम हो जाती। कार्य करने की क्षमता को बढ़ाना, यानी उत्पादकता किसे कहते हैं, लोगों की कार्य क्षमता की क्षमता को बढ़ाना। और ये क्षमता किससे बढ़ सकती है, शिक्षा और स्वास्थ्य से बढ़ सकती है। एक व्यक्ति जितना ज्यादा स्वस्थ रहेगा वो व्यक्ति उतनी ज्यादा उसमें कार्य करने की क्षमता भी क्या होगी, विकसित होगी। ये ध्यान रखना थोड़ा सा। अगला है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण सशक्तिकरण का तात्पर्य क्या होता है कि अपने विकल्प चुनने की शक्ति प्राप्त करना, अपने विकल्प चुनने की शक्ति प्राप्त करना, अपने विकल्प चुनने की शक्ति प्राप्त करना। ये कब चुनी जा सकती है, अपने विकल्प व्यक्ति कब चुन सकता है, जब उसके पास शिक्षा स्वास्थ्य हो, उसके पास संसाधनों की पहुंच हो, उनके पास क्रय शक्ति हो, उसके पास पैसा हो, तब वो व्यक्ति सशक्त हो सकता है। आप एक व्यक्ति है जिसके पास पैसे भी नहीं है, उसके पास अच्छी शिक्षा भी नहीं है, तो वो व्यक्ति कैसे सशक्त हो सकता है। जैसे मैं कह रहा हूं, एक व्यक्ति ने शिक्षा ग्रहण कर ली, शिक्षा ग्रहण कर ली, करने के बाद वो फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बन गया। क्या बन गया, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर। किसकी वजह से, शिक्षा से। एक लड़की है मान लेना, वो शिक्षा प्राप्त करके फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बन गई है, व्याख्याता बन गई है। उसके अधिकार, शिक्षा ग्रहण करने के बाद उसके पास बहुत सारे विकल्प आ गए, विकल्प आने के बाद उसने फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बन गई, और उसके पास क्या थी, स्वतंत्रता थी। क्या थी, स्वतंत्रता। अब वो क्या हो गई, एक सशक्त हो गई, उसके पास शक्ति है, उसके पास विकल्प है, उसके पास खूब सारे क्या हो गए, अधिकार हो गए। ध्यान रखना ये थोड़ा सा, अपने विकल्प चुनने की शक्ति प्राप्त करना, क्षमता व स्वतंत्रता के बढ़ने। देखो क्षमता यानी कैपेसिटी, वह क्षमता व स्वतंत्रता के बढ़ने से यह शक्ति आती है। क्षमता व स्वतंत्रता से के बढ़ने से ये शक्ति आती है, ये शक्ति आती है। सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर लोगों सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के सशक्तिकरण के लिए
सशक्तिकरण के लिए सुशासन व लोक कल्याणकारी नीतियां व लोक कल्याणकारी नीतियां की आवश्यकता होती है, नीतियों की आवश्यकता होती है। जैसे मान लेना, सपोज करना, किसी भी व्यक्ति का सामाजिक और आर्थिक रूप से हमें क्या करना, विकास करना है। कोई भी व्यक्ति हो, उसका सामाजिक और आर्थिक रूप से विकास तभी हो सकता है जब सरकार क्या कर सकती है, बहुत सारी लोक कल्याणकारी योजनाएं लेकर आती है। मान लेना एक वंचित वर्ग का व्यक्ति है, उस वंचित वर्ग के व्यक्ति को किसी फील्ड में जाना है, वो शिक्षा ग्रहण कर रहा है, सरकार ने योजनाएं चालू कर दी है। जैसे मैं इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण दे रहा हूं कि मान लेना एक वर्ग है, कोई भी वर्ग है, उस वर्ग का बालक क्या प्राप्त कर रहा है, शिक्षा। क्या प्राप्त कर रहा है, शिक्षा। और उसने 12th पास कर ली। 12th पास करने के बाद में उस बालक के पास में पैसे नहीं है। क्या नहीं है, पैसे। तो सरकार की कुछ नीतियां होती है। किसकी नीतियां होती है, सरकार की। सरकार ने नीति बना ली। क्या बनाई, नीति। किसके संदर्भ में बनाई है, शिक्षा के संदर्भ में। ध्यान रखना, किसके संदर्भ में बनाई है, शिक्षा के संदर्भ में। तो वर्तमान में राजस्थान सरकार ने शिक्षा के संदर्भ में अनुप्रीति कोचिंग योजना चला रखी है, आपको पता है। उसके तहत किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, उन बालकों को सरकार क्या देती है, अपना पैसा। इसके लिए हॉस्टल सुविधा भी देती है। तो सरकार ने एक योजना चलाई है, सरकार ने क्या चलाई है, योजना, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को सशक्तिकरण करने के लिए सुशासन और लोक कल्याणकारी नीतियों की आवश्यकता होती है ना, तो सरकार सुशासन और लोक कल्याणकारी नीति बनाई है, योजना चलाई है। इस योजना चलाने के बाद में उसका जब नंबर आ जाएगा तो वो उस शिक्षा ग्रहण कर लेंगे। यानी जिस फील्ड में, चाहे आईएएस की तैयारी करो, आरएस की करो, नीट की करो, रेलवे, राजस्थान पुलिस, किसी की भी तैयारी करो, तो उसको सरकार ने पैसे दिए। सरकार ने पैसे देकर, बाय द वे मान लेना, वो व्यक्ति या वो बालक या वो बालिका क्या बन जाएगी, डॉक्टर बन जाएगी। क्या बन जाएगी, डॉक्टर। तो डॉक्टर बनने के बाद में क्या वो बालक, वो बालिका क्या सशक्त नहीं हुआ है, हुआ है, क्योंकि उसे विकल्प चुनने की शक्ति प्राप्त हो गई है, वो सशक्त हो गई है, वो कुछ भी कर सकती है। किसके माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से। लेकिन इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए, बहुत ही प्रयत्न करना चाहिए, लोक कल्याणकारी योजना निकालनी चाहिए। तो इसके लिए हर सरकार बहुत सारा क्या करती है, प्रयत्न करती है। ये हो गए मानव विकास के महत्वपूर्ण स्तंभ हो गए। 4 स्तंभ थे, ध्यान रखना। पहला था समता, दूसरा उत्पादकता, सशक्तिकरण, और क्या था, एक ध्यान रखना, सतत पोषणीय विकास था, ध्यान रखना। अब मानव विकास के कुछ उपागम है। उससे पहले, हाँ, मानव विकास के उपागम है, 4 उपागम है। मानव विकास के उपागम, मानव विकास के उपागम, मानव विकास के 4 उपागम है। कितने उपागम है, 4। सबसे पहले मानव विकास के उपागम की बात करें तो वो 4 उपागम है, ध्यान रखना। आपको कौन कौन से हैं, आपको इसी प्रकार से लिखना है। सबसे पहले आय उपागम है, ये सबसे प्राचीन उपागम में से एक उपागम है। उसके बाद में कल्याण उपागम, पहला कौन सा है, आय उपागम। दूसरा कल्याण उपागम। तीसरा है आधारभूत उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम, ध्यान रखना, आधारभूत आवश्यकता उपागम। आवश्यकता उपागम। अगला है क्षमता उपागम। देखो कितने उपागम हो गए, 4। पहला आय उपागम, दूसरा कल्याण उपागम, तीसरा आधारभूत उपागम, चौथा समता उपागम। इसका मतलब क्या होता है, आय उपागम ये सबसे प्राचीन उपागम है, सबसे प्राचीन उपागम, जबकि ये सबसे नवीन उपागम की बात आती है समता, जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन महोदय ने दिया था, ये ध्यान रखना, उन्हीं का है, उन्हीं ने बताया था समता उपागम के बारे में। आय उपागम क्या होता है कि इसमें व्यक्ति को आय से जोड़ा जाता था। जिस व्यक्ति के पास जितना ज्यादा पैसा होगा, जिस व्यक्ति के पास जितना ज्यादा पैसा होगा,
वो व्यक्ति, उसके पास उतनी ज्यादा स्वतंत्रता होगी, वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, विकसित, या मैं कह सकता हूं कि पैसे वाला हो सकता है, या उसका आय का स्तर जितना स्तर ऊंचा होगा, उसके मानव विकास के स्तर को भी उतना ही ऊंचा मान लिया जाता था। पहला उपागम कौन सा है? आय उपागम। मतलब क्या है कि आय उपागम सबसे प्राचीन उपागम है। कौन सा? आय। जिसके पास जितनी ज्यादा आय होगी, वो उस व्यक्ति को उतना ही ज्यादा विकसित या विकास, उस व्यक्ति का उतना ही ज्यादा क्या मान लिया जाता था, विकास मान लिया जाता था। सबसे प्राचीन उपागम है। जैसे मैंने कहा कि किसी देश की अर्थव्यवस्था जितनी ज्यादा बढ़ेगी, वो देश उतना ही ज्यादा विकसित माना जाता था। इसे उसी प्रकार का है। यहाँ केवल किससे? आय से संबंधित है, और इससे किसी भी प्रकार से शिक्षा, स्वास्थ्य, संसाधन तक पहुंच, किसी की बातचीत नहीं हो रही। केवल किसकी बात करें? आय। तो ये याद रखना, आय उपागम सबसे प्राचीन उपागम है। जिसकी जितनी ज्यादा आय होगी, वो व्यक्ति उतना ही ज्यादा क्या है, विकास किया उसका, उसके विकास का स्तर उतना ही ऊंचा है। तो इसके अंतर्गत लिखना है आपको सबसे पहले, पहला आय उपागम। आय उपागम, इसके अंतर्गत आपको लिखना, ये मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों से एक है। ये मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से एक है। ध्यान रखना, ये मानव विकास के जितने भी उपागम है, उसमें सबसे पुराना है। इनमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है, जोड़कर देखा जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि आय का स्तर ऊंचा होने पर, आय का स्तर ऊंचा होने पर, आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास का स्तर, मानव विकास का स्तर, मानव विकास का स्तर भी ऊंचा होगा, ऊंचा होगा। यानी कहने का मतलब है कि सबसे प्राचीन उपागमों में से एक है। इसका प्रमुख आधार क्या मान रखा है कि जिसके पास जितनी ज्यादा आय होगी, उस व्यक्ति का मानव विकास उतना ही अधिक है। लेकिन ये बात, ये धारणा बिल्कुल भी गलत है। किसी व्यक्ति के पास खूब सारा पैसा है, लेकिन वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, उसके पास शिक्षा नहीं है, बोलने की तमीज नहीं है, व्यवहार नहीं है, तो उसका मानसिक रूप से विकास नहीं हो रखा है किसी का। तो जितने पास जितना ज्यादा पैसा है ना, इसका मतलब वो उतना ज्यादा अमीर नहीं है, उतना ज्यादा उसका विकास नहीं हुआ। आय सब कुछ नहीं, आय का स्रोत आय है तो सब कुछ नहीं है। ध्यान रखना, पहले की है आय को मान के मानव का विकास। इसका मतलब तो अमेरिका, कुवैत का प्रत्येक व्यक्ति क्या होगा, पैसे वाला है, तो सबसे ज्यादा मानव विकास उनका ही हो रखा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना। तो पहला ये हो गया आय उपागम। दूसरा है कल्याण उपागम। कल्याण उपागम यानी लोगों के कल्याण के बारे में देखते हैं। यानी जिसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा हो गई, इसके अलावा सुख साधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय पर तर्क देखा है। यानी लोगों की ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए। सामाजिक, सरकार द्वारा सामाजिक कल्याणकारी योजना निकालकर लोगों को क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा विकास करना चाहिए। देखो इसके अंदर ये उपागम मानव को लाभार्थी, ये उपागम मानव को लाभार्थी, ये उपागम मानव को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों
सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है, लक्ष्य के रूप में देखता है, ये ध्यान रखना। इसके अंतर्गत लिखता है ये उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय, सुख साधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय का तर्क देता है। व्यय का तर्क कहने का मतलब है कल्याण उपागम के अंतर्गत क्या है, ये उपागम मानव को लाभार्थी यानी मानव का ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए, गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है कि सरकार उसके लिए क्या शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों का क्या उच्चतर सरकारी व्यय का तर्क देता है इस उपागम के माध्यम से। कौन से उपागम के माध्यम से? कल्याण उपागम के माध्यम से। सरकारी कल्याण पर अधिकतम व्यय करके, देखो सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करे यानी अधिकतम व्यय यानी खर्च करके, सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है, वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। देखो इसका मतलब क्या होता है, समझना है एक चीज को, मैं समझा रहा हूं ढंग से। देखो क्या लिखा हुआ है कि ये उपागम मानव को लाभार्थी यानी मानव की विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य पर तर्क देता है। अब क्या करती है, एक सरकार होती है, कौन होती है? सरकार। गवर्नमेंट क्या होती है, लोगों के कल्याण करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं निकालती है। लोगों का कल्याण किस प्रकार से कर सकती है? शिक्षा में बढ़ावा देकर, स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों में सुधार करके, सामाजिक सुरक्षा देकर और सुख साधनों का उच्चतर सरकारी व्यय पर यह तर्क देता है। वर्तमान समय में सरकार यही करती है, सरकार लोगों के कल्याण के लिए या गरीब वर्ग के कल्याण के लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं निकालती है। उस योजना से सरकार क्या करती है, जैसे मैं बताऊं आपको, शिक्षा को लेकर सरकार ने बच्चों की बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आपको पता है बहुत सारी प्रोत्साहन योजना, स्कूटी योजना चला रखी है, साइकिल योजना चला रखी है, गार्गी पुरस्कार योजना चला रखी है, पैसे तक देती है, यहाँ पर छात्रवृत्ति देती है। स्वास्थ्य को लेकर चिरंजीवी योजना, आयुष्मान भारत योजना से चला रखी है। सामाजिक सुरक्षा के नाम पर जो जितने भी बुजुर्ग वर्ग है, 60 से अबव वाले जितने भी है, उन सबको सरकार क्या देती है? पेंशन देती है। क्या देती है? पेंशन देती है। गरीब वर्ग के लोगों को इलाज करने के लिए सरकार क्या 10 से 15, 20 लाख, 30 लाख तक क्या देती है? पैसे देती है, बीमा देती है। इसके अलावा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सरकारी स्कूलें खोल रखी है। सुख साधनों पर उस तरह यानी जितने भी जैसे मान लेना सरकारी सुविधाएं दे रखी है, बहुत सारी जैसे गेहूं वितरण किया जा रहा है, यानी मानव के विकास या सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार बहुत सारी क्या करती है? योजना। किसके लिए? मानव के विकास के लिए एक सरकार है। अब सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तरों में क्या कर सकती है? वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। क्यों मैं बताऊं, जैसे राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना चल रही है। इस योजना के तहत, ढंग से सुनना, इस योजना के तहत बहुत सारे गरीब परिवार के लोगों को विकास के स्तर को उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कैसे? कि उनकी जीवन प्रत्याशा बढ़ गई थी। मैं कह रहा हूं वर्तमान में राजस्थान की 69 से अबव जीवन प्रत्याशा है, यानी एक व्यक्ति एवरेज कितने साल तक जी सकता है, क्योंकि सरकार ने बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं लागू कर रखी है। उन कल्याणकारी योजनाओं से क्या हो सकता है? मानव का विकास हो सकता है। वो सभी प्रकार की सरकारें यही काम करती है। तो सरकार ज्यादा से ज्यादा क्या करे? लोगों का विकास कर रहे हैं। इससे मानव विकास की क्या होगी? उच्च होगा और देश का भी क्या हो जाएगा? इससे विकास हो जाएगा। ये हो गया अपना कल्याण उपागम। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके बाद में है
आधारभूत आवश्यकता उपागम। तीसरा है आधारभूत आवश्यकता उपागम। आधारभूत आवश्यकता उपागम। देखो इस उपागम को मूल रूप से इस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया था। ने प्रस्तावित किया था। इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकता है। इसमें 6 न्यूनतम इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकता है। इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकता है। देखो कितनी है? 6। किसने दे रखी है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने। कौन कौन सी दे रखी है? जैसे देखो 6 कौन कौन सी है? जैसे हो गई शिक्षा 1 नंबर, 2 नंबर पर स्वास्थ्य, 3 नंबर पर आवास, 4 नंबर पर स्वच्छता, 5 नंबर पर भोजन, 6 नंबर पर स्वच्छ जल की उपलब्धता। यह आवश्यकताएं दे रखी है। अब मुझे एक बात बताओ, आधारभूत एक व्यक्ति की आधारभूत आवश्यकताएं होती है, इनके बिना व्यक्ति का जीवन संभव नहीं हो रहा है। हम तो किसकी मानव विकास की बातचीत कर रहे हैं। जब मानव विकास को ऊंचा बढ़ाना है तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने कुछ 6 क्या बताई है? न्यूनतम आवश्यकताएं बताई है। ये न्यूनतम आवश्यकता, इसमें मानव के विकल्पों की पर्सन की उपेक्षा की गई है। यानी ये सारी की सारी न्यूनतम व्यवस्था होनी चाहिए इसके अंतर्गत, ध्यान रखना। क्योंकि इन्हीं न्यूनतम आवश्यकता पर जब जोर दिया जाएगा ना तो मानव का विकास आसानी से हो सकता है। जैसे मान लेना ये एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति को बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। मान लेना इसे रहने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? उसको मकान चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? इसे मकान चाहिए सबसे पहले रहने के लिए। तो इसके लिए क्या हो गया? मकान हो गया। तो इसको एक किसकी सुविधा मिल गई? इसको आवास की सुविधा मिल गई। यानी 3 नंबर चीज तो ये हो गई, इसके पास में मिल गई। फिर इसको शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक स्कूल की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? स्कूल की। तो ये एक इसके लिए क्या हो गया? स्कूल हो गया। ये शिक्षा प्राप्त हो नहीं सकते। इसके लिए इस व्यक्ति को स्वच्छता रखनी पड़ेगी। क्या रखनी पड़ेगी? स्वच्छता। अगर ये व्यक्ति बीमार हो गया तो इसके स्वास्थ्य का क्या रखना पड़ेगा? ख्याल रखना पड़ेगा। इसके लिए इसको क्या आवश्यकता पड़ेगी? भोजन की आवश्यकता और स्वस्थ जल की उपलब्धता। ये 6 न्यूनतम आवश्यकताएं याद रखना आधारभूत आवश्यकता उपागम में, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने दी कि इसके बिना मानव का विकास संभव नहीं है। ये सभी व्यक्तियों के पास इसकी पहुंच होनी चाहिए। लास्ट है समता उपागम। लास्ट कौन सा है? समता उपागम है। देखो ये समता है, ये कैपेसिटी की बात करता है, वो इक्वलिटी की बात करता है, वो समता है। वो क्या है वहां पर? समता। वो इक्वलिटी की बात करता है जबकि ये कैपेसिटी की बात करता है। समता क्या है? इस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन साहब से है। अमर्त्य सेन। क्या लिखना है आपको? कि इस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। संसाधनों तक पहुंच, नेक्स्ट पॉइंट लिखना आपको। संसाधनों तक पहुंच
संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव की कुंजी है। बढ़ते मानव की क्या है? कुंजी है। कहने का तात्पर्य क्या होता है कि अगर व्यक्ति की क्षमता कैपेसिटी को बढ़ा दिया जाता है तो उसकी संसाधनों तक पहुंच भी क्या हो जाएगी? अच्छी हो जाएगी, जिससे क्या होगा? मानव के विकास को अच्छे से हो सकता है। संसाधन तक पहुंच का मतलब होता है आय के बारे में, पर कैपिटा इनकम के बारे में। जितनी ज्यादा मानव की क्षमताओं को बढ़ाया जाएगा उसके पास आय का सोर्स, क्रय शक्ति उतनी ही ज्यादा हो जाएगी, और जितनी ज्यादा क्रय शक्ति होगी मानव उतना ही ज्यादा क्या करेगा? अपना विकास करेगा। इसका मतलब यही होता है, ध्यान रखना। क्षमता जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन साहब ने दिया था, ये ध्यान रखना, इन्होंने अमर्त्य सेन साहब, ये मानव विकास के महत्वपूर्ण पक्षों का तीसरा है, जिसे संसाधनों तक पहुंच यानी आय की प्राप्ति। पर कैपिटा इनकम व्यक्ति की जितनी ज्यादा बढ़ेगी उसका मानव विकास उतना ही अच्छा होगा, और उस क्षेत्र में मानव में क्षमताओं का क्या होगा? निर्माण होगा, और ये बढ़ते मानव की क्या है? कुंजी है। तो आज की वीडियो में इतना ही है। कल हम मानव विकास का मापन पढ़ेंगे। कल वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा पूरा ये। ठीक है। जय हिंद, धन्यवाद।